आपको भी एक मुद्दा मिला कि देश की सबसे बड़ी आबादी गरीबी है। 71 में नारा लगा था गरीबी हटाओ, वो हट नहीं पाई। बद्री नारायण जी, देरी से आ रही हूं आपके पास, लेकिन 1971 का एक नारा गरीबी हटाओ, 2023 में भी गरीबी एग्जिस्ट करती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी गरीबी की है। तो एक तरफ तो गरीबी की आबादी और दूसरी तरफ ये ओबीसी की आबादी। क्या मंडल 2.0 की कोई सूरत आप देख रहे हैं? जातिगत जनगणना का होना और नहीं होना इस देश की पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है? गरिमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और जहां से आपने शुरू किया था वो जो हमारे बयान, जो उनका बयान आपने कोट किया था सुशील मोदी जी का, वो मुझे लगता है कि वो बहुत रेलिवेंट सवाल है। और वो देखिए, वो उसमें एक बात वो छूट गया उनसे कहना। एक बात तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रह गई है जो 1980 में या 90 में 91 थी। में थी, हाँ। काफी बदल गई है और मुझे लगता है वो समय भी नहीं रह गया है। यानी इतिहास अपने को दोहराता नहीं है। दोहराता है तो पहली बार ट्रेजेडी होता है, दूसरी बार फार्श होता है। ये मार्क्स का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। और ये जो इतिहास ये सोच रहे हैं कि मंडल 2 को फिर से रिपीट कर देंगे, तो रिपीटेशन संभव नहीं है, क्योंकि समाज बदल चुका है, एस्पिरेशंस बदल चुके हैं, सोशल प्रोफाइल कम्युनिटी की बदल चुकी है, बहुत कुछ पानी बह चुका है समाज में, भीतर भीतर बहुत परिवर्तन आ चुका है। ये जो लोग अभी उस पूरे ग्रासरूट परिवर्तन को नहीं समझते हैं, वो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये कॉन्वेंशनल पॉलिटिक्स है। और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सफलता मिलेगी, सफलता एक इश्यू बनेगा जहां इनकी पार्टियों को, ओबीसी लीडर्स से वहां इनको फायदा मिलेगा थोड़ा कुछ परसेंट का। बट वो कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इससे पॉलिटिक्स में 2024 में हो जाएगा। देखिए, ये लोग जो पहले ग्रासरूट रिसोर्स की बात करते थे और बीजेपी पे आरोप लगाते थे कि वो आज जाति के सवाल को लेकर बैठ गए हैं, तो ये क्राइसिस है। यानी ये उनकी पॉलिटिक्स की क्राइसिस है, पॉलिटिकल लैंग्वेज की क्राइसिस है कि कोई इनोवेटिव बड़ा इशू नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अब इसको लेकर के बैठ गए हैं। दूसरी बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, गरीबी। देखिए, डेमोक्रेसी की राजनीति शुरू से ही गरीबी सेंटर्ड रही है। नेहरू के समय गरीबी का सवाल था, इंदिरा के समय गरीबी का सवाल था, गरीबी हटाओ। और नरेंद्र मोदी ने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट किया है, वो है गरीब को उन्होंने एक कैटेगरी में बदल दिया, जो एक तरह से सेंट्रिस्ट लेफ्ट कैटेगरी थी, उसको नरेंद्र मोदी ने एक अपने डिस्कोर्स में शामिल कर लिया और कहा भाई गरीब बड़ा इशू है, जाति बड़ी इशू नहीं। और गरीब की संख्या आबादी के आधार पर बहुत है, तो हम गरीब को एड्रेस करेंगे। और उनकी सारी जो सोशल पॉलिसीज हैं, और वो गरीब को लेकर के टारगेटेड है। बेनिफिशियरी कम्युनिटी जो पूरी बनी हुई है वो गरीब सेंटर्ड है। तो ये जो मानना है कि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है हॉरिजेंटल होगी, वर्टिकल होगी, यानी वो रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन बेस्ड होगी, आइडेंटिटी बेस्ड होगी, मुझे लगता है उससे उन्होंने हॉरिजेंटल किया है। हाँ। और उन्होंने ये बताया है कि सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनसे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई सड़क बनना गांवों में, अगर ये गरीबों की बस्ती तक हाईवे जाती है तो वो भी एक परिवर्तन है, वो भी एक सोशल जस्टिस का हिस्सा है। आप लेकिन प्रोफेसर बद्री नारायण, तो एक गरीब, अब क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियों ने ये मुद्दा पकड़ लिया है, भले ही क्राइसिस में पकड़ा जैसा आप कह रहे हैं कास्ट सेंसस का, क्या वाकई इसके बाद जो आगे का रास्ता है वो कुछ वेलफेयर दिखाता है? क्योंकि अभी की जो स्थिति है, ओबीसी ग्रुप ए में 16.8%, ग्रुप बी में 15.7% और ग्रुप सी में 22.5%। ये ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ए, बी और सी में। तो क्या आगे का रास्ता इसके बाद कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स के क्राइसिस का मुद्दा है? नहीं, आपकी बात से एक और सवाल खड़ा होता है, उसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। देखिए, अगर ये लोग जो तय कर लेंगे, शक्ति इनके हाथ में है, कोई बदल नहीं सकता। पॉलिटिक्स इज अ पावर इन द कंट्री। वो हम जैसे बौद्धिकों का या है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो डेटा है, वो डेटा खुद ही बोलता है। अभी बिहार में जो डेटा आया है कि 36% जो ईबीसी है, उसमें से लगभग 1500 जातियों को इस रिजर्वेशन का फायदा एक बार भी नहीं मिला है। 1000 जातियों को एक बार मिला है। लगभग जो जो 10% जातियां हैं जिन्होंने 25% इसका फायदा उठाया है, और 48 जातियों ने 50% फायदा उठाया है 27% का रिजर्वेशन का।
तो ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिजर्वेशन, जो जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये दूसरा प्रश्न खड़ा होगा। और ये जो पेंडोरा बॉक्स कहते हैं ना, जो जादूगर के उससे सांप निकल गया है, ये सांप कई बार आपको भी काट सकता है जिसने इसको निकाला है, क्योंकि फिर आपके सामने सवाल आएगा कि इन जातियों को कैसे इंपावर करें। उसके लिए आपको एजुकेशन वहां ले जाना होगा, उनके बीच लेकिन बहुत छोटे संक्षेप में बताइएगा, जो बच रहे हैं, ठीक है, एक तरफ तो पॉलिटिक्स हो रही है कास्ट सेंसस के नाम पर, और दूसरी तरफ जो बचने के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें भी कोई संदेश है क्या? देखिए, बचना कुछ नहीं होता राजनीति में, टाइम होता है और स्ट्रेटजी का अपना टाइम होता है। हर पार्टी का, पॉलिटिक्स का अपना टाइम होता है। तो अगर आपको कोई स्केप दिख रहा है बीजेपी की तरफ से, तो स्केप नहीं है, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि वो दूसरी भाषा में कन्फ्रंट कर रहे हैं, जैसे गरीबी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स को इतना फैला दिया है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को, उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल डॉक्टर गुरु ये तो बनता है कि चलिए ठीक है, बिहार में तो इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, जेडीयू, आरजेडी, सबने मिलकर एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, लेकिन 2 और राज्य इस तरफ चल पड़े, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस तरीके का एक प्रस्ताव आने जा